तो नमस्कार, जोहार। झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज की मुख्य बड़ी खबरों में आप देखेंगे मैया सम्मान योजना, ई कल्याण योजना, जेएसएससी से जेल, झारखंड जॉब वैकेंसी और मौसम आदि से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को। दोस्तों, आज के दौर में सोशल मीडिया में अधिकतर चैनलों पर गलत न्यूज देखने को मिलता है, इसलिए हमारा उद्देश्य है कि 100% सही और ताजा खबरें आप तक पहुँचे। वृद्धा पेंशन योजना 5,000 करने की तैयारी, 2026 तक बड़ा फैसला संभव। झारखंड में वृद्धा पेंशन योजना से जुड़े बुजुर्गों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। राज्य सरकार मौजूदा पेंशन राशि में बढ़ोतरी की दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है। वर्तमान में पात्र लाभार्थियों को लगभग 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिल रही है, जिसे बढ़ाकर 4500 से 5,000 रुपये प्रति माह किए जाने की संभावना जताई जा रही है। सरकार का लक्ष्य 2026 तक इस पर अंतिम निर्णय लेने का है। बढ़ती महंगाई और बुजुर्गों की जरूरतों को देखते हुए पेंशन व्यवस्था को और मजबूत करने की तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा पेंशन की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जा रही है। इस कारण लाभार्थियों के लिए जरूरी कर दिया गया है कि उनका बैंक खाता आधार से लिंक हो और केवाईसी पूरी तरह अपडेट रहे। जिन मामलों में केवाईसी या आधार लिंक की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, वहां पेंशन रोके जाने की शिकायतें सामने आ रही है। सरकारी स्तर पर यह भी बताया गया है कि 2025 में कई लाभार्थियों को लंबित पेंशन की राशि एकमुश्त जारी की गई थी। कुछ मामलों में 3 महीने की बकाया पेंशन भी एक साथ दी गई, जिससे हजारों बुजुर्गों को आर्थिक राहत मिली। अब सरकार भविष्य में पेंशन भुगतान को नियमित और समयबद्ध बनाए रखने पर जोर दे रही है। जिन लाभार्थियों की पेंशन किसी कारणवश बंद है, उनके लिए भौतिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे बुजुर्गों को अपने नजदीकी प्रखंड कार्यालय या संबंधित विभाग में जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन कराना होगा। इसके साथ ही जीवन प्रमाण पत्र जमा करना भी जरूरी बताया गया है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि पेंशन सही व्यक्ति तक पहुंच रही है। वृद्धा पेंशन योजना का लाभ 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले उन वरिष्ठ व नागरिकों को दिया जाता है जिनके पास आय का कोई अस्थायी स्रोत नहीं है। सरकार का कहना है कि योजना का उद्देश्य बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन जीने में सहायता देना है और आने वाले समय में इसमें और सुधार किए जाएंगे। फिलहाल पेंशन की राशि को लेकर कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन सरकारी स्तर पर चल रही चर्चाओं में यह साफ किया गया है कि आने वाले समय में झारखंड के वृद्धा पेंशनधारियों को बड़ी राहत मिल सकती है। झारखंड की महिलाओं को बड़ी राहत, 15 जिलों में 5,000 की किस्त मिलने शुरू। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को बड़ी राहत मिली है। योजना की 17वीं और 18वीं किस्त का भुगतान एक साथ शुरू कर दिया गया है। पहले चरण में राज्य के 15 जिलों की महिलाओं के बैंक खाते में 5,000 की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी जा रही है। सरकारी सूत्रों के अनुसार जिन महिलाओं को 16वीं किस्त क्रिसमस से पहले मिल चुकी थी, अब उन्हें दिसंबर और जनवरी की राशि एक साथ भेजी जा रही है। इस कदम से करीब 52 लाख महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा। पहले चरण में जिन 15 जिलों में भुगतान शुरू हुआ है, उनमें रांची, लोहरदगा, पलामू, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, बोकारो, धनबाद, दुमका, देवघर, पाकुड़ और गोड्डा शामिल है। इन जिलों के लाभार्थियों का आवेदन और बैंक का विवरण पहले से ही सत्यापित हो चुके हैं। शेष जिलों में भी जल्द भुगतान शुरू होने की बात कही गई। मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 की आर्थिक सहायता दी जाती। इस बार 2 किस्तें एक साथ जारी होने से महिलाओं को घरेलू खर्च, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य जरूरतों में मदद मिल रही है। डीबीटी प्रणाली के जरिए सीधे खाते में राशि भेजे जाने से पारदर्शिता बनी हुई है। हालांकि मैया सम्मान योजना की पात्रता प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें हैं। महिला झारखंड के स्थायी निवासी होनी चाहिए, आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए, परिवार की आय तय सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए और परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी या आयकर दाता नहीं होना चाहिए। बैंक खाता, आधार लिंक और डीबीटी सक्रिय होना चाहिए। लाभार्थी महिला योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन संख्या या आधार नंबर से लॉगिन कर भुगतान की स्थिति देख सकती है। खाते में पैसा आने से बैंक की ओर से SMS भी भेजी जा रही है। SMS नहीं मिलने की स्थिति में पासबुक अपडेट कराकर या नजदीकी CSC सेंटर से जानकारी ली जा सकती है। कैरव गांधी अपहरण कांड का खुलासा, बिहार के सिंध साहब गिरोह की संलिप्तता, 7 गिरफ्तार। लौह नगरी जमशेदपुर में उद्यमी कैरव गांधी के अपहरण के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इस हाई प्रोफाइल कांड में अब तक 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया है कि इस अपहरण के पीछे बिहार के कुख्यात सिंह साहब गिरोह की अहम भूमिका रही। पुलिस के अनुसार अपराधी उद्यमी के परिजनों से किसी भी तरह की फिरौती वसूलने में सफल नहीं हो सके। लगातार पुलिस दबाव के कारण अपहर्ता घबरा गए और अंततः कैरव गांधी को छोड़ना पड़ा। शुक्रवार सुबह गिरफ्तार अपराधियों को लेकर जमशेदपुर के सोनारी साई मंदिर के पास पुलिस की मुठभेड़ हुई। इस दौरान जवाबी कार्रवाई में 3 अपराधी पैर में गोली लगने से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
जांच में पता चला कि 13 जनवरी को अपहरण के बाद कैरव गांधी को गया जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र के सोंधी गांव में 13 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया था। पुलिस की तकनीकी निगरानी, फोन ट्रैकिंग और लगातार घेराबंदी से अपराधियों पर दबाव बढ़ता गया। इसके बाद 26 जनवरी की रात करीब 12:30 बजे अपहरणकर्ता ने हजारीबाग के बरही सड़क के किनारे उन्हें छोड़ दिया, जहां से उन्हें सुरक्षित बरामद किया गया। गिरफ्तार अपराधियों में गया जिले के उपेंद्र सिंह, अर्जुन सिंह और नालंदा जिले के इस्लामपुर निवासी गुड्डू शामिल है। इनकी निशानदेही पर गिरोह के 4 अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से हथियार, कारतूस और अपहरण में इस्तेमाल किया गया वाहन भी बरामद किया है। सभी गिरफ्तार अपराधियों को जमशेदपुर लाकर मानगो थाना में रखा गया है। सिटी एसपी कुमार शिवाशीष और डीएसपी स्तर के अधिकारी उनसे गहन पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ में यह स्पष्ट हुआ है कि अपहरण की पूरी योजना पहले से बनाई गई थी और इसमें स्थानीय सहयोगियों की भी मदद ली गई थी। पुलिस अब गिरोह के अन्य संभावित सदस्यों और सहयोगियों की तलाश में जुटी है। पूरे मामले की निगरानी डीजीपी तदासा मिश्रा और जोनल आईजी स्तर से की जा रही है। पुलिस ने बताया कि जल्द ही प्रेस वार्ता कर पूरे कांड का विस्तार से खुलासा किया जाएगा। झारखंड नगर निकाय चुनाव, बराबर वोट मिलने पर लॉटरी से होगा मेयर पार्षद का फैसला। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए नामांकन दाखिल किए जा रहे हैं। नामांकन की अंतिम तिथि 4 फरवरी को तय की गई है। इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच, स्क्रूटनी, नाम वापसी, चुनाव चिन्ह का आवंटन और चुनाव प्रचार होगा। 23 फरवरी को मतदान कराया जाएगा, जबकि 27 फरवरी को मतगणना होगी। आमतौर पर जिस प्रत्याशी को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वही मेयर, अध्यक्ष या पार्षद चुना जाता है, लेकिन कई बार मतगणना के दौरान ऐसी स्थिति बन जाती है जब किसी पद के लिए 2 प्रत्याशियों को बराबर वोट मिल जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर विजेता कौन होगा। इस स्थिति को लेकर निर्वाचन आयोग ने साफ दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोग के अनुसार यदि किसी पद पर 2 या उससे अधिक प्रत्याशियों को सबसे अधिक और बराबर वोट मिलते हैं तो विजेता का फैसला लॉटरी के जरिए किया जाएगा। निर्वाचन आयोग के नियमों के मुताबिक बराबर वोट पाने वाले सभी प्रत्याशियों के नाम की एक जैसी पर्चियां बनाई जाएगी और किसी निष्पक्ष व्यक्ति से लॉटरी निकलवाई जाएगी। जिस प्रत्याशी के नाम की पर्ची निकलेगी उसे एक अतिरिक्त मत मिला हुआ माना जाएगा और वही प्रत्याशी निर्वाचित घोषित किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया का रिकॉर्ड तैयार करना संबंधित निर्वाची पदाधिकारी की जिम्मेदारी होगी। मतदान के दौरान मतदाताओं को विशेष सावधानी बरतनी होगी। निर्वाचन आयोग के अनुसार कुछ गलतियों की वजह से मतपत्र खारिज किए जा सकते हैं। इनमें शामिल है मतपत्र पर कोई ऐसा निशान या लिखावट जिससे मतदाता की पहचान हो सके, बनावटी या फटा क्षतिग्रस्त मतपत्र होना, मतपत्र का क्रमांक या डिजाइन अलग होना, पत्र पर सील या पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर नहीं होना, एक से अधिक प्रत्याशियों के खाने में निशान लगाना। ऐसे किसी भी गलती की स्थिति में मत को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। इसलिए मतदाताओं से अपील है कि मतदान करते समय पूरी सावधानी रखें ताकि उनका वोट रद्द न हो। निकाय चुनाव में खर्च पर कड़ी नजर, 3 चरणों में होगी जांच। झारखंड में नगर निकाय चुनाव के दौरान प्रत्याशियों के चुनाव खर्च पर राज्य निर्वाचन आयोग सख्त नजर रखेगा। आयोग ने खर्च की अधिकतम सीमा तय कर दी है। इससे ज्यादा खर्च न हो इसके लिए व्यय पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। व्यय पर्यवेक्षक 3 चरणों में प्रत्याशियों के खर्चों की जांच करेंगे। पहला चरण, चुनाव अधिसूचना के बाद व्यय पर्यवेक्षक निर्वाचन क्षेत्र में पहुंचेंगे। वे चुनाव खर्च की निगरानी करने वाली टीमों से मिलेंगे और सहायक व्यय पर्यवेक्षक की नियुक्ति करेंगे। इस दौरान वे जिला प्रशासन, पुलिस और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय से कार्य करेंगे। दूसरा चरण, चुनाव चिन्ह मिलने के बाद व्यय पर्यवेक्षक पूरे चुनाव प्रचार के दौरान क्षेत्र में रहेंगे और मतदान खत्म होने तक खर्च पर नजर रखेंगे। तीसरा चरण, चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिन बाद व्यय पर्यवेक्षक फिर से क्षेत्र में आएंगे और प्रत्याशियों द्वारा जमा किए गए चुनाव खर्च के हिसाब किताब की जांच करेंगे। निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि सभी प्रत्याशी परिणाम आने के 30 दिन के भीतर अपना चुनाव खर्च का पूरा ब्यौरा जमा करें। झारखंड में बंद होगी कई पुरानी कोयला खदानें, मजदूरों के सामने रोजगार का संकट। झारखंड में आने वाले 10 साल में कोयले की कई पुरानी खदानें बंद हो सकती हैं। आशंका है कि राज्य में करीब 44,000 हेक्टेयर जमीन पर कोयला खनन बंद हो जाएगा। इन इलाकों में अभी भी कम क्षमता पर कोयला निकाला जा रहा है। कई जगह पर खनन कंपनियों को नुकसान हो रहा है। खदानों के बंद होने से झारखंड के लाखों कोयला मजदूरों के सामने रोजगार का बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। झारखंड में पहले करीब 62,000 हेक्टेयर जमीन को कोयला खनन के लिए दी गई। अभी लगभग 50,000 हेक्टेयर इलाके में कोयला निकाला जा रहा है। इसमें कोल इंडिया और निजी कंपनियों की खदानें भी शामिल है। राज्य से हर साल करीब 300 मिलियन मीट्रिक टन कोयला निकलता है। इसमें से ज्यादातर कोयला सूखी खदानों से निकलता है और थोड़ी मात्रा अंडरग्राउंड खदानों से।
इस काम में सीधे तौर पर 85,000 से ज्यादा मजदूर लगे हुए हैं। झारखंड में पहले से बंद खदानों के आसपास करीब 11,000 हेक्टेयर जमीन खाली पड़ी है। इसमें ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड दोनों तरह की खदानों की जमीन शामिल है। आई फॉरेस्ट के नाम की संस्था की रिपोर्ट के अनुसार आने वाले समय में खदानों के बंद होने के बाद ये जमीन किसी राज्य के लिए नए विकास और रोजगार का बड़ा मौका बन सकती है। अमेरिका की संस्था सोनेती ग्लोबल ने कोयला प्रभावित इलाकों पर एक रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट में कहा गया कि झारखंड, जिसे देश की कोयला राजधानी कहा जाता है, अब बड़े बदलाव के दौर में प्रवेश कर रहा है। झारखंड के 24 से 18 जिले किसी न किसी रूप से कोयले पर निर्भर है। धनबाद, गिरिडीह, बोकारो और रामगढ़ जैसे जिलों में सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक धनबाद की कई खदानें पहले से बंद या निष्क्रिय। अनुमान है कि साल 2030 तक धनबाद की करीब 80% खदानें या तो पूरी तरह बंद हो जाएगी या फिर घाटे में चली जाएगी। धनबाद और आसपास की खदानें बंद होने से सिर्फ सरकार को नुकसान नहीं होगा, बल्कि लाखों मजदूरों की रोजी रोटी भी खतरे में पड़ जाएगी। रामगढ़ जिला इस बदलाव का बड़ा केंद्र बन सकता है। हालांकि जलवायु परिवर्तन के लिहाज से यह जिला थोड़ा सुरक्षित माना जाता है, लेकिन यहाँ भी कोयले पर निर्भरता बड़ी चुनौती है। झारखंड में अभी 85 ओपन कास्ट और 13 अंडरग्राउंड कोयला खदानें चल रही है। राज्य के 18 जिलों में कोयला खनन होता है, लेकिन इनमें 73% खदानें सिर्फ 4 जिलों धनबाद, हजारीबाग, चतरा और बोकारो में है। केंद्र सरकार ने भी संकेत दिए है कि देश में 147 कोयला खदानें आने वाले वर्षों में धीरे धीरे बंद की जा सकती है। हालांकि खदानों के बंद होने से समस्या बढ़ेगी, लेकिन झारखंड के लिए नए मौके भी हैं। आई फॉरेस्ट की निदेशक श्रेष्ठा बनर्जी के अनुसार झारखंड में सौर, पवन और बायोमास ऊर्जा की बहुत बड़ी क्षमता है। अगर इस क्षमता का सही इस्तेमाल किया जाए तो राज्य में करीब 2.3 लाख नई ग्रीन नौकरियां पैदा हो सकती है। इनमें से ज्यादातर नौकरियां सोलर एनर्जी सेक्टर में होगी। झारखंड जस्ट ट्रांजिशन टास्क फोर्स के अध्यक्ष AK रस्तोगी का कहना है कि खदानें बंद होना शुरू हो चुका है। सबसे पहले असर गिरिडीह में दिखेगा। उन्होंने कहा कि कोल इंडिया, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर काम करना होगा। बंद खदानों की जमीन पर नए काम शुरू करने होंगे ताकि लोगों को रोजगार मिले और अवैध कब्जा ना हो। जब जमीन पर काम होगा तो लोगों का भरोसा भी बढ़ेगा और आगे का रास्ता भी निकलेगा। झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट। इन जिलों में 3 फरवरी को हो सकती है बारिश। झारखंड के मौसम को लेकर एक जरूरी जानकारी सामने आई है। मौसम विभाग IMD रांची के अनुसार 3 फरवरी को राज्य के कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि रांची और झारखंड के उत्तर पश्चिमी व आसपास के मध्य हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। बाकी जिलों में मौसम सूखा रहेगा। सुबह के समय हल्का कोहरा रह सकता है और दिन में आसमान में हल्के बादल दिखाई देंगे। जिन जिलों में बारिश होने की उम्मीद है वो है रांची, पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा और धनबाद जिलों में हल्की बारिश होने की उम्मीद है। रांची में इन दिनों अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। 29 जनवरी से 1 फरवरी तक सुबह हल्का कोहरा रहेगा, हल्के बादल छाए रहेंगे और मौसम सामान्य तौर पर साफ रहेगा। जनवरी खत्म होने के साथ झारखंड के कई जिलों में गर्मी थोड़ी बढ़ने लगी। बुधवार को चाईबासा में अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री दर्ज किया गया। झारखंड में 30 ड्रग इंस्पेक्टर की भर्ती, आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय में ड्रग इंस्पेक्टर के 30 पदों पर भर्ती की जाएगी। इस भर्ती को लेकर झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC ने बुधवार को आधिकारिक सूचना जारी कर दी है। ड्रग इंस्पेक्टर की लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए गुरुवार से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहा है। आवेदन 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के जरिए किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 18 फरवरी शाम 5 बजे तक है। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 19 फरवरी शाम 5 बजे तक है। आवेदन की हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि 5 मार्च शाम 5 बजे तक है। JPSC कार्यालय में ई-कल्याण स्कॉलरशिप को लेकर बड़ी अपडेट। छात्रों को जल्द मिलेगी राशि। ई-कल्याण स्कॉलरशिप का पैसा जिन छात्रों को नहीं मिला है उनके लिए अच्छी खबर सामने आई है। लंबे समय से फंड की कमी के कारण स्कॉलरशिप का भुगतान रुका हुआ था, लेकिन अब कई जिलों में फंड दोबारा जारी कर दिया गया है। ऐसे में छात्रों के खातों में जल्द पैसा आने की उम्मीद है। अगर किसी छात्र को 2023 से 24 या 24 से 25 सत्र की ई-कल्याण स्कॉलरशिप का 1 भी रुपया नहीं मिला है तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है और भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बोकारो जिले में SC, ST और OBC वर्गों के लिए फंड जारी किया गया है। ST वर्ग के लिए सबसे ज्यादा फंड आया। इनमें कुछ राशि छात्रों को दी जा चुकी है, जबकि अभी भी 10 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम शेष है, जिसे बाकी छात्रों को भी भुगतान किया जाएगा।
ओबीसी वर्ग के छात्रों को भी स्कॉलरशिप की राशि मिलनी शुरू हो गई है और कुछ पैसा अभी बाकी है। इससे साफ है कि बोकारो जिले के जिन छात्रों को अभी तक स्कॉलरशिप नहीं मिले हैं उन्हें भी जल्द पैसा मिलने वाला है, भले ही इनमें कुछ समय लगे। बोकारो के अलावा कोडरमा, रांची, लातेहार, गुमला, गिरिडीह, साहिबगंज और देवघर जिलों में भी फंड उपलब्ध हो चुका है। इन जिलों के छात्रों के खाते में 1-2 दिन या कुछ दिनों में स्कॉलरशिप की राशि भेजी जा सकती है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वो ई-कल्याण पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस नियमित रूप से चेक करते रहे, क्योंकि स्टेटस से ही पता चलता है कि भुगतान किस चरण में है और पैसा कब तक आएगा। सरकार और संबंधित विभागों की ओर से संकेत मिले हैं कि जिन जिलों में फंड उपलब्ध है वहां पहले भुगतान किया जाएगा और इसके बाद बाकी जिलों में भी पैसा भेजा जाएगा। झारखंड में जनवरी 2026 तक सक्रिय नौकरी के अवसर, निजी और सरकारी क्षेत्रों में बम्पर भर्तियां। झारखंड में जनवरी 2026 तक निजी क्षेत्र और सरकारी विभागों में कई अहम पदों पर भर्तियां जारी है। इंजीनियरिंग, हेल्थ, सेल्स, होटल मैनेजमेंट और शिक्षा क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार के अच्छे अवसर सामने आए हैं। टाटा कमिंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी के 105 पदों पर भर्ती निकाली है। इनमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिकल, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड शामिल है। HDB फाइनेंशियल सर्विसेज धनबाद में सेल्स ऑफिसर पदों पर तत्काल भर्ती की जा रही है। 27 से 31 जनवरी तक वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। कैपिटल हिल रांची होटल मैनेजर और कॉमी 1 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। झारखंड लोक सेवा JPSC और JSSC झारखंड लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजर 2025 के 30 पद, शिक्षक भर्ती और आबकारी सिपाही जैसी भर्तियों से संबंधित अपडेट जारी किए जा रहे हैं। उम्मीदवारों को नियमित रूप से आधिकारिक नोटिस देखने को सलाह दी गई है। झार नियोजन पोर्टल झारखंड सरकार राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों के लिए रोजगार मेले, संविदा एवं निजी नौकरियों के लिए जानकारी के लिए झार नियोजन पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य बताया गया है। जनवरी 2026 तक झारखंड में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार और निजी दोनों क्षेत्रों में अवसर उपलब्ध है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो समय पर आवेदन करें और आधिकारिक पोर्टल से जानकारी प्राप्त करें। JSSC की भर्ती में बड़ा बदलाव, अब 2 चरणों में होगी परीक्षा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC से होने वाली भर्तियों की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अब JSSC के जरिए होने वाली नियुक्तियों में 2 परीक्षाएं होंगी। पहले प्रारंभिक परीक्षा ली जाएंगी और उनमें पास होने वाली अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे। हालांकि अगर किसी भर्ती के लिए 50,000 से कम आवेदन आते हैं तो उस स्थिति में सीधे मुख्य परीक्षा कराई जाएंगी। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने JSSC की 3 नियुक्ति नियमावलियों में संशोधन किया है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इन्हें अधिसूचित कर दिया गया है और इसकी जानकारी आयोग को भेज दी गई है। नए नियम के अनुसार अब JSSC की परीक्षाएं प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के रूप में होगी। हालांकि कुछ खास परिस्थितियों में भले ही आवेदन 50,000 से ज्यादा हो, आयोग सीधे मुख्य परीक्षा कराने का फैसला भी कर सकेगा। परीक्षा में सभी सवाल ऑब्जेक्टिव MCQ होंगे और हर सवाल के लिए 3 अंक मिलेंगे और गलत जवाब देने पर 1 अंक काट लिए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा 2 घंटे तक होगी। इनमें कुल 120 सवाल पूछे जाएंगे, जिनमें सामान्य अध्ययन से 30 सवाल होंगे, झारखंड से जुड़े 60 सवाल होंगे और गणित से 10 सवाल, सामान्य विज्ञान से 10 सवाल और मानसिक क्षमता से 10 सवाल पूछे जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर आयोग रिक्तियों के 15 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए चुनेगा। अगर किसी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार तय संख्या से कम होते हैं तो उस वर्ग के और अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा। पास होने के लिए जरूरी अंक है सामान्य और EWS वर्ग को 40% चाहिए, SC ST और महिलाओं को 32% चाहिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 34%, पिछड़ा वर्ग को 36.5%, आदिम जनजाति को 30% चाहिए। झारखंड में करीब 1000 लोगों को मिलेगी सरकारी नौकरी, जल्द बांटे जाएंगे नियुक्ति पत्र। झारखंड के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार एक बार फिर बड़ा कार्यक्रम करके करीब 1000 युवाओं को सरकारी नौकरी की नियुक्ति पत्र देने की तैयारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक फरवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में रांची में बड़ा कार्यक्रम हो सकता है। इस कार्यक्रम में झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इस नियुक्ति में सबसे ज्यादा चर्चा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी CDPO पद की है। इस पद के लिए JPSC ने परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। इसमें कुल 64 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इनमें शामिल है सामान्य वर्ग से 34, SC वर्ग से 2,
ST वर्ग से 21, BC 1 से 1, EWS से 6। हालांकि इन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच अभी बाकी है। राज्य के मेडिकल कॉलेज में एनेस्थेसिया विभाग के सहायक प्राध्यापक पद के लिए भी चयन पूरा हो गया है। इनमें 6 डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी जैसे कुछ अन्य पदों पर भी चयन हो चुका है और इन्हें भी जल्द नौकरी मिलेगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की CGL परीक्षा में पास हुए कुछ अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। साथ ही सहायक आचार्य परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों को भी स्कूल विभाग जल्द नियुक्ति देगा। सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए यह खबर बड़ी राहत देने वाली है। अब सभी की नजरें मुख्यमंत्री के लौटने पर और नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम की तारीख पर टिकी है। तो ये थी आज के झारखंड की मुख्य बड़ी खबरें। इसी तरह की और बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा।